क्या सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान वाकई एक ही सफ में खड़े होंगे, या फिर हमेशा की तरह अंदर ही अंदर पुरानी दुश्मनियां नए खतरों से ज्यादा ताकतवर साबित होंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गल्फ नेटो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन है, या मिडल ईस्ट की बदलती हुई जंगों ने वाकई गल्फ को मजबूर कर दिया है कि वो अब अपनी सिक्योरिटी का नया निज़ाम बनाए? क्योंकि इस बार बात सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं हो रही, इस बार बात हो रही है मिसाइल्स की, बेसिस की, ऑयल रूट्स की, और सबसे बड़ी बात सर्वाइवल की, और उस फ्यूचर की जहां गल्फ स्टेट्स को शायद पहली बार एहसास हो रहा है कि अमेरिका हर दफा उनके लिए ढाल बनकर खड़ा नहीं होगा। ये डिबेट तब और इंटेंस हो गई जब कतर के साबिक वजीर आजम हमाद बिन जसीम बिन जबर अल थानी ने एक बड़ी और हैरत अंगेज तजवीज़ पेश कर दी। उन्होंने कहा कि जीसीसी यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के ममालिक को अपने तमाम इख्तलाफात ख़त्म करके नेटो स्टाइल का एक इफेक्टिव मिलिट्री और सिक्योरिटी अलायंस बनाना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक और बात भी की जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इस अलायंस में सऊदी अरेबिया सेंट्रल रोल अदा करे, जबकि पाकिस्तान और टर्की के साथ करीबी मिलिट्री कॉपरेशन भी हो। यानी एक ऐसा नया सिक्योरिटी ब्लॉक जो सिर्फ पेपर पर ना हो, बल्कि हकीकत में मिसाइल्स, डेटरेंस, डिफेंस प्रोडक्शन और रीजनल सिक्योरिटी को संभाले। लेकिन इस सारी थ्योरी के बाद असल सवाल ये है कि क्या गल्फ के मुल्क वाकई इतने मुत्तहिद हैं कि ऐसा अलायंस बना सके, या फिर ये ख्याल उतना ही खूबसूरत है जितना कि गैर हकीकी है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें टाइमिंग को देखना होगा। ये बात उस वक्त सामने आई जब अमेरिका ने ईरान पर प्रेशर बढ़ाने और पॉसिबल मिलिट्री एक्शन के हवाले से मजीद अमेरिकन ट्रूप्स और जंगी जहाज मिडल ईस्ट भेजने का ऐलान कर दिया है। यानी रीजन ऑलरेडी हाई अलर्ट पर है। लेकिन ये आइडिया बिल्कुल नया भी नहीं है। सितंबर 2024 में तुर्की के प्रेसिडेंट रेसिप तैयब एर्दोगान ने मुस्लिम कंट्रीज का इत्तेहाद का आइडिया दिया था, खास तौर पर इजराइल के पॉसिबल एक्सपेंशनिस्ट खतरे के कॉन्टेक्स्ट में। फिर सितंबर 2025 में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी इस्लामिक नेटो जैसा कंसेप्ट सपोर्ट किया था। और उससे पहले 2017 में तो सऊदी अरेबिया की क़यादत में 34 मुस्लिम कंट्रीज के मिलिट्री अलायंस भी अनाउंस हुआ था, जिसकी क़यादत फॉर्मर पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ को दी गई थी। उस वक्त कहा गया था कि ये अलायंस टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ काम करेगा। लेकिन उस वक्त भी एक बड़ा मसला था, और वो बड़ा मसला क्या था? वो मसला ट्रस्ट का मसला था। ईरान ने इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और बहुत से ऑब्जर्वर्स ने सवाल उठाया कि क्या ये वाकई एंटी टेरर अलायंस है, या फिर रीजन के अंदर नया पावर ब्लॉक बनाया जा रहा है। गल्फ एक फैमिली ज़रूर है, लेकिन एक डिवाइडेड फैमिली। सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान कॉपरेशन भी है, मगर कंपटीशन भी है। यमन वॉर ने ये बात एक्सपोज कर दी। दोनों ज़ाहिरन एक साइड पर थे, लेकिन उनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट एक जैसे नहीं थे। एक जगह पार्टनरशिप थी, दूसरी जगह इन्फ्लुएंस के लिए खामोश मुकाबला। ऑयल प्रोडक्शन पर भी पोजीशंस कई मरतबा मुख्तलिफ रहीं। अफ्रीका, रेड सी, पोर्ट्स, ट्रेड रूट्स और रीजनल इन्फ्लुएंस के मामलात में भी सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान खामोश राइवलरी नज़र आती है। समुद्री हदूद के तनाज़ात, मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के डिस्प्यूट्स और रीजनल लीडरशिप की खामोश रेस, ये सब चीज़ें ये बताती हैं कि इशू सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट का नहीं, इशू इंटरनल हायरार्की का भी है। यानी असल सवालात ये है कि अलायंस बनने के बाद कमांडर कौन होगा, विजन किसका चलेगा, सऊदी का, यूएई का या कतर का, या फिर हर स्टेट अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बचाना चाहेगी। और यहीं से गल्फ नेटो की सबसे बड़ी कमजोरी शुरू होती है। हमाद बिन जसीम की ट्वीट के बाद जो रिएक्शन आया वो भी बहुत कुछ बता देता है। सऊदी कमेंटेटर्स ने सीधे सवाल उठाए।
और वो सवाल क्या थे कि छोटी रियासतें क्या वाकई रेडी हैं, या वो लीडरशिप भी चाहती हैं या सिर्फ प्रोटेक्शन। कुछ सऊदी वॉइसेस ने तो ये भी कहा कि सऊदी अरेबिया को किसी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि रीजन की छोटी स्टेट्स खुद सऊदी के बगैर तन्हा नहीं खड़ी हो सकती। दूसरी तरफ यूएई का भी कहना था कि यूएई को अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस और सॉफ्ट पावर की वजह से इस कॉपरेशन में मेजर लीडरशिप रोल मिलना चाहिए। कतरी और कुछ दूसरे अरब वॉइसेस ने अमेरिका की मिलिट्री बेसिस का मसला उठाया और कहा कि असल क्राइसिस की जड़ें यहीं से शुरू होती हैं। अब आइए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस ख्याल को कैसे देखते हैं। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि जीसीसी की हिस्ट्री ही क्राइसिस से भरी पड़ी है। जब ईरान इराक वॉर हुई, गल्फ स्टेट्स ने कलेक्टिव थ्रेट महसूस किया। फिर जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो ये फियर और रियल हो गया कि रीजन में कोई भी बड़ी जंग गल्फ स्टेट्स को डायरेक्टली हिट कर सकती है। यानी एक पैटर्न नजर आता है, जब खतरा बहुत बड़ा हो गल्फ टेम्परेरीली यूनाइट हो जाती हैं या होना चाहती हैं, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है, अंदर के डिफरेंसेस दोबारा उभर के सामने आ जाते हैं। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर करंट क्राइसिस लंबा होता है तो जीसीसी फिर से कोऑर्डिनेशन और डीपर सिक्योरिटी कोऑपरेशन की तरफ जा सकता है। लेकिन दूसरी साइड पर बहुत से एक्सपर्ट्स इस आइडिया को अनरियलिस्टिक और कुछ ने तो फैंटेसी तक करार दे दिया है। उनके मुताबिक मसला दो चीज़ों का है, एक कैपेसिटी का और दूसरा इंटेंट यानी नीयत का। जहां उनका कैपेसिटी से मुराद ये है कि क्या इन स्टेट्स के पास वाकई वो मिलिट्री इंटीग्रेशन, कमांड स्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल बेस है जिससे ये कॉपरेशन हो सके। और दूसरा इंटेंट का मतलब ये है कि आज ये वाकई अपनी सोवरेनिटी का कुछ हिस्सा एक कलेक्टिव मिलिट्री फ्रेमवर्क को देने के लिए तैयार हैं, यानी थोड़ी ऑटोनॉमी कम करने की पोजीशन में या ख्याल में हैं। और जवाब ज़्यादातर एक्सपर्ट्स के नज़दीक नहीं में है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल जन्म लेता है कि क्या गल्फ स्टेट्स मिलकर अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस खड़ी कर सकती हैं। तो थ्योरी में ये बहुत पावरफुल आइडिया लगता है, क्योंकि बड़ी इकोनॉमीज हैं, पेट्रो डॉलर्स हैं, इंपोर्ट कैपेसिटी रखती हैं, टेक्नोलॉजी खरीदने की ताकत भी है, पार्टनरशिप्स की गुंजाइश भी है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि फैक्ट्री सिर्फ पैसे से नहीं बनती। डिफेंस इंडस्ट्री के लिए चाहिए होती है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, स्किल्ड लोकल वर्कफोर्स, यानी बाहर की वर्कफोर्स नहीं, अपनी वर्कफोर्स, लॉन्ग टर्म रिसर्च, इकोसिस्टम टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड इंटीग्रेशन और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पेशेंस। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गल्फ ने टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस और हाई टेक ब्रांडिंग में तो बहुत प्रोग्रेस की थी, लेकिन रियल हैवी डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाना कोई 2 या 3 साल का प्रोजेक्ट नहीं। इसमें कम से कम 10 साल लग सकते हैं, और उस 10 सालों में भी सिर्फ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, और 20 से 30 साल लग सकते हैं उसे वाकई सस्टेनेबल और इंडिपेंडेंट बनाने में। और तब भी ये काम शायद तन्हा ना हो सके, यानी नियर फ्यूचर में गल्फ स्टेट्स को फिर भी अमेरिकन सिस्टम्स, फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स और इंपोर्टेड वेपन्स पर रिलाई करना पड़ेगा। इसीलिए गल्फ नेटो का मिलिट्री वर्जन शायद पॉलिटिकल लेवल पर डिस्कस हो सकता है, मगर उसका इंडस्ट्रियल बैकबोन जल्दी तैयार होता नजर नहीं आता। अब सबसे इंटरेस्टिंग एंगल, अगर वाकई गल्फ स्टेट्स एक इंडिपेंडेंट स्टाइल मिलिट्री ब्लॉक बनाने लगती हैं तो अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा। ज़ाहिरी तौर पर अमेरिका शायद पब्लिकली इसे वेलकम करे, क्योंकि वो हमेशा चाहता है कि एलाइज अपनी डिफेंस स्पेंडिंग और बर्डन शेयरिंग बढ़ाएं। लेकिन डीपर लेवल पर इक्वेशन इतनी सिंपल नहीं जितनी नज़र आ रही है, क्योंकि गल्फ आर्मीज का बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिकन वेपन सिस्टम पर मबनी है। एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक ट्रेनिंग्स, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, ये सब चीज़ें अभी तक वेस्टर्न फ्रेमवर्क से जुड़ी हुई हैं। अगर गल्फ स्टेट किसी ऐसे अलायंस की तरफ जाती हैं जहां टर्की और स्पेशली पाकिस्तान का रोल बढ़ता है,
और पाकिस्तान के थ्रू चाइनीज टेक्नोलॉजी या सिस्टम इनडायरेक्टली गल्फ मार्केट्स में एंटर होते हैं तो वाशिंगटन को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। इसीलिए हो सकता है अमेरिका ऑफिशियली अपोज ना करे, मगर प्रैक्टिकल लेवल पर वो कभी नहीं चाहेगा कि गल्फ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर उसके इन्फ्लुएंस से निकलकर किसी ऑल्टरनेट ब्लॉक में शिफ्ट हो जाए। यानी गल्फ नेटो का सबसे बड़ा एक्सटर्नल चैलेंज सिर्फ इजराइल या ईरान नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ डिपेंडेंसी का रिश्ता भी है। अब आते हैं पाकिस्तान पर। जब भी मुस्लिम मिलिट्री अलायंस की बात होती है, पाकिस्तान का नाम फौरन सामने आ जाता है, और वजह भी है। पाकिस्तान को लंबी मुद्दत से गल्फ रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर देखा गया है। मिलिट्री ट्रेनिंग, डिफेंस टाइज, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, ये सब पाकिस्तान को एक नेचुरल कैंडिडेट बनाता है, और इसके साथ साथ न्यूक्लियर पावर। लेकिन यहाँ भी रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। पाकिस्तान के सामने कुछ बहुत बड़ी लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली लिमिट, पाकिस्तान की अपनी डिफेंस इंडस्ट्री शायद अभी इतनी एडवांस नहीं कि वो लार्ज स्केल मॉडर्न सिस्टम इंडिपेंडेंटली सप्लाई कर सके। दूसरी बड़ी लिमिटेशन, पाकिस्तान बहुत सी एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए चाइना पर डिपेंड करता है। यानी अगर पाकिस्तान गल्फ को कुछ प्रोवाइड करता है तो इसका मतलब हो सकता है कि चाइनीज सिस्टम या इन्फ्लुएंस भी इनडायरेक्टली रीजनल इक्वेशन में एंटर करे। तीसरी बड़ी लिमिटेशन, पाकिस्तान खुद अंदरूनी तौर पर सेक्टेरियन और आइडेंटिटी बेस्ड सेंसिटिविटीज रखता है। अगर वो गल्फ ईरान राइवलरी में ओपनली डीप मिलिट्री रोल लेता है तो उसके डोमेस्टिक असरात भी हो सकते हैं। इसलिए कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए सबसे सेफ रोल बैक चैनल मीडिएशन और सिलेक्टिव सिक्योरिटी कॉपरेशन का है, ना कि फुल फ्रंट लाइन ब्लॉक पॉलिटिक्स का। यानी पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, मगर शायद उतना फ्री नहीं जितना सोशल मीडिया पर लोग समझते हैं। अब यहाँ पे मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के मुकाबले में टर्की का रोल ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है, तो इसकी रीज़न है क्योंकि टर्की के पास ज़्यादा डेवलप्ड डिफेंस इंडस्ट्री है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जॉइंट प्रोडक्शन का तजर्बा है, और गल्फ स्टेट्स के साथ डिफेंस पार्टनरशिप्स का ऑपरेशन मॉडल भी है। यानी अगर गल्फ स्टेट्स वाकई मिलिट्री कॉपरेशन को डीपन करना चाहें तो टर्की उनके लिए एक ऐसा पार्टनर बन सकता है जो सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट प्रोडक्शन और लोकल मैन्युफैक्चरिंग में भी मदद दे सके। इसीलिए मुमकिन है कि फ्यूचर में कोई भी सीरियस गल्फ डिफेंस मॉडल पाकिस्तान के साथ सिंबॉलिक और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन रखे, मगर इंडस्ट्रियल साइड पर टर्की को ज़्यादा प्रायोरिटी दे। अब फाइनल सवाल, क्या गल्फ नेटो वाकई बन सकता है? जवाब सीधा नहीं, मगर सच ये है कि शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल है। मीडियम टर्म में देखा जाए तो लिमिटेड कोऑर्डिनेशन मुमकिन है, और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सिर्फ तब हो सकता है जब गल्फ अपनी इंटरनल राइवलरीज को कंट्रोल कर ले। अभी जो सबसे रियलिस्टिक चीज़ लगती है वो ये नहीं कि कल एक फुल नेटो स्टाइल अलायंस बन जाएगा, बल्कि ज़्यादा रियलिस्टिक ये है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाए, एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन हो, जॉइंट एक्सरसाइजेस बढ़ाएं, सिलेक्टिव डिफेंस प्रोडक्शन डील हो, टर्की और पाकिस्तान के साथ स्पेसिफिक मिलिट्री पार्टनरशिप्स डीपन हो, और क्राइसिस के वक्त कलेक्टिव रिस्पॉन्स मैकेनिज्म इम्प्रूव किया जाए। यानी शायद गल्फ नेटो नाम की चीज़ ना बने, लेकिन उसके कुछ एलिमेंट्स ज़रूर उभर सकते हैं। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया और यूएई की राइवलरी, कतर के पास्ट टेंशंस, अमेरिका पर डिपेंडेंसी और ईरान इजराइल पॉलिसी डिफरेंसेस इसी तरह बरकरार रहे तो फिर ये प्रोजेक्ट एक पावरफुल हेडलाइन से ज़्यादा कुछ नहीं बन सकेगा। हकीकत यह है कि गल्फ अब एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। वो दौर जहां पैसा बहुत है मगर सर्टेनिटी कम, वेपन्स बहुत हैं मगर ट्रस्ट कम, एलाइज बहुत हैं मगर प्रोटेक्शन कम। इसीलिए हमाद बिन जसीम की बात सिर्फ एक ट्वीट नहीं थी, वो असल में एक वार्निंग थी। एक वार्निंग कि मिडिल ईस्ट की अगली जंग शायद उन मुल्कों को भी ना बख्शे जो खुद को अब तक आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी समझते आए हैं। और शायद इसीलिए सवाल अब ये नहीं रहा कि गल्फ नेटो बनना चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल ये है अगर गल्फ ने अब भी अपने इख्तलाफात दूर ना किए तो अगले क्राइसिस में उसे बचाने के लिए कौन आएगा? अमेरिका,
ٹرکی، پاکستان، یا پھر اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔